हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग सेल्फ एनर्जी के बारे में देखने जा रहे हैं। हमने देखिए लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लिया है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी हम बॉडी लेते हैं तो इस बॉडी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको ही हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते हैं ना। तो ये किसी भी बॉडी के लिए डिफाइन है ना। इट इज डिफाइंड फॉर अ बॉडी। और होता क्या है, potential energy of a body is called self energy। और ये होगा किसके इक्वल? तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई भी सिस्टम को बनाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा उसको ही हम उसकी सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly bringing all particles of body from infinity। रेफरेंस से लाना है ना। अगर रेफरेंस नहीं मेंशन है तो हमें हमेशा इन्फिनिटी पे लेंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन बॉडी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे सोचेंगे, सपोज आपको ये m मास की बॉडी बनानी है तो आप पहले एक छोटा सा डीएम लेके आए, फिर उसके ऊपर दूसरा डीएम, फिर तीसरा डीएम, ऐसे करते जा रहे हो। और कोई टाइम पे मान लो आपके पास स्मॉल m मास की बॉडी बन चुकी है और फिर आप एक डीएम मास लाके इसके सरफेस पे फैला रहे हो। इसके सरफेस पे इस डीएम मास को लाके फैला रहे हो। तो ये जब डीएम मास लाके फैलाओगे तो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? ये डीएम मास अगर जिस सरफेस पे रख रहे हो वहां का पोटेंशियल अगर वी है तो वर्क कितना करना पड़ेगा? डीएम इंटू वी। और यही काम आपको हर एक डीएम के लिए करना है। इसी को अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ना। टोटल इस बॉडी को बनाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? इंटीग्रल डीएम इंटू वी ना। और जो टोटल वर्क करना पड़ा स्लोली पार्टिकल्स को लाके करने में, इसको ही आप बोल सकते हो ये इसकी सेल्फ एनर्जी है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है चेंज के। चेंज में हम ये मानेंगे कि जब वो इन्फिनिटी पे थे सारे पार्टिकल तब वो बहुत दूर दूर थे, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि उनकी इनिशियल एनर्जी 0 है। तो फाइनल एनर्जी उसकी इंटीग्रल डीएम इंटू वी होगी। तो अब कोई भी बॉडी की सेल्फ एनर्जी निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दो बॉडी की सेल्फ एनर्जी निकालेंगे, एक हॉलो स्फीयर की और एक सॉलिड स्फीयर की। तो हम लोग पहले देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। सपोज हमारे पास कोई एक m मास का और r रेडियस का हॉलो स्फीयर है ना। ये अंदर भी खाली है बाहर भी खाली है ना, हॉलो स्फीयर है। तो इसको बनाने में कितना हमें वर्क करना पड़ा है, हमें ये निकालना है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि मान लो कोई टाइम पर आप स्मॉल m मास का स्फीयर बना चुके हो। स्मॉल m मास का स्फीयर बन चुका है और फिर आप कोई एक डीएम मास ला रहे हो और उसको इसके सरफेस पे फैला रहे हो ना। यहाँ पर मास देख रहे हो बहुत थोड़े से वॉल्यूम में है ना, मतलब उनकी डेंसिटी बहुत हाई है। तो मास रखने से रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा। मास रखने से रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब आप डीएम मास यहाँ रख रहे हो
तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हो चुका है m मास की वजह से, -gm/r ये पोटेंशियल हो चुका है। तो v इंटू डी एम, ये हमें वर्क करना पड़ेगा, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरी ऐसा, ये पूरे m मास के लिए जब करेंगे, पूरे कैपिटल M मास के लिए, तो वही पूरी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, m की वैल्यू कहाँ से वेरी हो रही है, 0, पहले कुछ भी नहीं था, फिर पहला डीएम आया, फिर दूसरा डीएम, करते हुए कब तक करते रहना है, जब तक कैपिटल M मास ना हो जाए। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो m²/2, यहाँ पे लिमिट रख देंगे, तो ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यही हमारी सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर है। सेम वे में हम लोग सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको सेल्फ एनर्जी बोलेंगे ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में देखो मास जो होगा एक आर रेडियस के वॉल्यूम में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई नहीं होगी ना, जब हम मास रखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि सबसे पहले एक डीएम मास लाके हमने रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा डीएम रखा, फिर उसके ऊपर उससे अगला डीएम, फिर अगला डीएम, ऐसे करते जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते मान लीजिए किसी टाइम पर स्मॉल एम मास का एक सॉलिड स्फीयर बन चुका है, और फिर हम एक डीएम ला करके उसके ऊपर रख रहे हैं। जब स्मॉल एम का मास आ चुका है तो रेडियस कितना हो चुका है, कुछ स्मॉल आर, फिर स्मॉल डीएम मास जब ला के हमने रखा तो रेडियस और कितना बड़ा हो जाएगा, डी आर और बड़ा हो जाएगा। अब जब हमने ये डीएम मास ला के रखा तो वो आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे रखा है, तो वहां का पोटेंशियल अभी कितना हो रखा है, -gm/r। तो डीएम मास को ला के रखने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, डीएम इंटू वी, वी की वैल्यू डाल देंगे, और इसी को सारे मास के लिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा। इसको ही हम बोलेंगे ये इसकी सेल्फ एनर्जी है। अब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो मास भी वेरी हो रहा है और रेडियस भी वेरी हो रहा है, तो आप आर को इसको बाहर नहीं कर सकते ना, आपको आर को मास के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डेंसिटी से सोच सकते हैं, जो यहाँ डेंसिटी होगी सॉलिड स्फीयर की वही यहाँ होगी। तो अगर हम ऐसे सोचे तो m/4/3 पाई आर क्यूब, हमने यहाँ पूरे सॉलिड स्फीयर को लेके डेंसिटी निकाली। अब अगर हम केवल स्मॉल एम मास वाले, स्मॉल आर रेडियस वाले को लेके डेंसिटी निकालें, तो ऐसे दोनों से डेंसिटी आएगी, वो इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं आर की वैल्यू क्या होगी, m/m पावर में 1/3 इंटू आर। तो ये आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ना, ये इक्वेशन 1 है मान लो, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे। तो हम u इक्वल टू लिख सकते हैं -gm में आर कितना लिखेंगे, m/m पावर में 1/3 इंटू आर इंटू डी एम। ये जी एम नीचे आर की वैल्यू डाली है ना, और ये डी एम। अब स्मॉल एम ऊपर यहाँ पे स्मॉल एम है, अब इसमें कैपिटल आर कैपिटल एम ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेंगे, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है वो भी बाहर कर लेंगे। तो अभी ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -gm के पावर 1/3 अपॉन में r बाहर कर देंगे। यहाँ पे ऊपर m है, dm है, और नीचे है m के पावर 1/3। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो m के पावर 2/3 आ जाएगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से कैपिटल M तक।
तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ना। अब इंटीग्रेट करना आपको आता है, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा m के पावर 5/3 अपॉन में 5/3। तो ये आ जाएगा -3/5 g, ये पावर में 1/3 5/3 तो 6/3 मतलब m²। तो ये सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी आ गई। आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दोनों यूज होंगे, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों की सेल्फ एनर्जी का। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए ए का पोटेंशियल वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी है, और आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है। जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वो इनिशियल पॉइंट है, और जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से एक एक्सटर्नल एजेंट एक स्मॉल एम मास को स्लोली अगर बी से ए तक लेके जाता है, और इसमें कुछ वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को बी से ए तक लेके जाने में, कुछ ये करना पड़ा वर्क, तो ये एम मास के लिए करना पड़ा। तो अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट मास। इसको ही हम बोलेंगे ये पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल है। और एक्सटर्नल एजेंट जब भी करेगा वो हमेशा स्लोली करेगा, ना फास्ट के लिए डिफाइन नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इनिशियल टू फाइनल तक वर्क करना है अपॉन में एम ना। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिफाइन है, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly moving unit mass from initial point to final point is called potential difference between 2 पॉइंट। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कुछ पार्ट वीडियो का छूट गया था क्लास वाले में, तो वो मैंने करा दिया है। आगे का आप क्लास वाला वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा।